नमस्कार, न्यूज़पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और अब हम बात कर रहे हैं होने के लिए क्या बचा है। हाँ नीतीश जी, अब आपके पास होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर बिहार की सियासत पर गौर करिए तो अब तीसरे स्टैक की जगह नहीं है, मतलब तीसरा स्पेस अब धीरे धीरे बिहार में खत्म हो रहा है। 2005 से जो राजनीति चली थी बिहार में, उसमें जो एक तीसरा स्पेस बना था नीतीश के सहारे, गवर्नेंस, सुशासन, कानून का राज, सामाजिक समीकरण में बदलाव, पिछड़ा को अति पिछड़ा, दलित को महादलित, जैसे सोशल इंजीनियरिंग के सहारे जो तीसरे स्पेस को आगे बढ़ाया था नीतीश कुमार ने, अब वो स्पेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में और 2022 तक में जो 6 विधानसभा उपचुनाव में, उसमें वो साफ दिखने लगा है कि अब बिहार की जनता तीसरे स्पेस को अब जगह देने को के मूड में नहीं है। संकट नीतीश कुमार के लिए यही है और यही संकट उन्हें बीजेपी से रिश्ता तोड़ने को मजबूर किया। इस बार रिश्ता तो वो तोड़ के रह गए और जिस आधार पर वो रिश्ता तोड़े वो आधार था मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना। वो आते आते दिल्ली गए, हाथों हाथ लोगों ने लिया। देश का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था या है, जो मोदी के गवर्नेंस या मोदी के शासन के तरीके को लेकर असहमत है, वो इनको रातों रात उनको फिर से अपना लिया। लेकिन बिहार के जिस आईएएस अधिकारी का जो इनका एक कॉकस है और फिर जिस राजनीतिज्ञों के कॉकस में ये रहे, जिसकी चर्चा ये जब गठबंधन तोड़ रहे थे तो उन्होंने किया था कि किसकी वजह से हम 2017 में गठबंधन तोड़े थे। कुछ दिनों तक तो उनसे दूरी बनाकर वो रखे, लेकिन फिर वो सब साथ एकजुट हो गए और जैसे ही वो सब साथ आए, नीतीश एक बार फिर तीसरे विकल्प को बनाए रखने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और संकट ले गया। और इसी संकट में नीतीश अब तय करने की स्थिति में नहीं है कि वो करें तो करेंगे। तो शुरुआत मंडी कानून को, सरकार बनते ही मंडी कानून को लेकर सुधाकर सिंह ने आवाज उठाई थी, शुरुआत वहां हुई। क्योंकि वैचारिक, देखिए अब लड़ाई वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सिर्फ मन से ही नहीं थे, तन से ही नहीं थे, मानसिक तौर पे बीजेपी आइट हो गए थे। वो अभी भी है। शासन चलाने का तरीका उनका बीजेपी की शैली रही, वो बीजेपी की शैली है। मतलब एनडीए में जो वाजपेयी जी की जो शैली रही थी, जो गुस्ता वहां से उसकी शुरुआत हुई, मोदी तो उसका एक मतलब एक बड़ा स्वरूप आपको दिख रहा है। शुरुआत वाजपेयी जी के समय से हुई थी, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीतीश। वो जो मानसिकता है, वो मानसिकता कॉर्पोरेट की मानसिकता है, वो मानसिकता सामाजिक न्याय के सहारे राजनीति की जो मानसिकता रही है लोहिया और अम्बेडकर वाली, उस मानसिकता से दूर दूर तक मेल नहीं खाती। लेकिन अगर मोदी के खिलाफ लार्जर प्रोस्पेक्ट में अगर आप गठबंधन करेंगे या फिर राजनीति करेंगे, तब तो आपको किसी न किसी एक विचारधारा के साथ रहना पड़ेगा। आज कांग्रेस क्यों पेंशन योजना लागू कर रही है? क्यों आज उस आर्थिक सुधार कार्यक्रम से पीछे हट रही कांग्रेस? उसको लग गया ये हमारी राजनीति के लिए नुकसानदायक है, ये इस राजनीति ने हमें इस तरीके से हाशिए पर पहुंचा दिया। तो नीतीश तब तक राजनीति में टिके रहे जब तक विचारधाराओं को लेकर अस्पष्टता नहीं रही। लालू विरोधी एक विचारधारा रहा बिहार में, अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन ये जो बदलाव उनके अंदर आया फिर से एक बार, ये बदलाव कहीं न कहीं आरजेडी को असहज नहीं कर रहा है, बीजेपी भी सहज है। क्योंकि उसी असहजता की वजह से बीजेपी ने साथ छोड़ा। वही दागी अधिकारियों की पोस्टिंग, पैसे में पोस्टिंग का खेल, दागी अधिकारियों को पद देना, ये इसी खेल की वजह से गवर्नेंस टूटा बिहार में। इसी वजह से उनका गवर्नेंस की जो एक पहचान थी वो खत्म हुआ। अराजक स्थिति है पूरे बिहार में। उसी अराजकता के खिलाफ बीजेपी के विधायक सदन में इनकी घेरेबंदी करते थे, इसी अराजकता के खिलाफ। तो ये आरजेडी तो शुरुआत ही इसी से किया, मंडी कानून को लेकर उन्हें घेराबंदी की। ये अलग बात है कि सुधाकर
सवर्ण राजपूत जाति से आते थे तो आप उनको सेटल कर दिए। लेकिन अब्दुल वारिस सिद्दीकी को याद कीजिए, अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने क्या कहा, फिर विजय मंडल ने क्या कहा, और अब फिर रामचरितमानस में क्या हो रहा है। इस पूरी राजनीति को समझने के लिए, इस पूरी राजनीति को समझने के लिए परत दर परत चीजों को समझिए। हम शुरुआत सुधाकर के उस बयान से करते हैं। सुधाकर ने ऐसा क्या कहा जो ये परेशान हुए। सुधाकर ने नीतीश के उस अफसरशाही या अर्थनीति पर चोट किया जिसके ये हिमायती बन गए, जो बीजेपी की सोच है। याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने तो 2006 में ही मंडी कानून लगा दिया था, वहां सुधाकर से असहज हो गए। लेकिन ये वैचारिक चीजें चलती रही। फिर अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने क्या कह दिया, इस देश में अब रहना महफूज नहीं है, हम अपने बच्चों को कहें बाहर सेटल हो जाए। फिर विजय मंडल की बात आई, फिर अब रामचरितमानस की बात आई। सुनिए जरा, ये कोई अचानक होने वाली चीजें नहीं है, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले जरा इन चीजों को आप समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए आप, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश आंदोलित था। जिस तरह से किसान आंदोलन में दिल्ली को ठप कर दिया गया था, उस दौर में दिल्ली में उस तरह के बड़े आंदोलन चल रहे थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि निर्णय जब लेना होगा मुझे, तो अंतिम निर्णय मेरे जनता के पक्ष में जाएंगे। राजनीतिक दलों के पिट्ठू बनने के लिए राजनीति में हम लोग नहीं आए हैं। मैंने कहा लोकतंत्र चलाने के लिए अपरिहार्य हैं पार्टियां, और पार्टियां अपने को संशोधित करती हैं नीतियों पे। अगर संशोधित नहीं करेंगे तो इतिहास के पन्ने में दफन हो जाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी किसान मुद्दे पर आज भी अपने को संशोधित नहीं करने की जो हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं, इससे महागठबंधन को नुकसान होगा, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। मेरा एक बेटा है और एक बेटी। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। आज 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 सत्ता निरंकुश है। ठीक बात, सत्ता निरंकुश है। सत्ता तो निरंकुश है, मानना पड़ेगा। महाराज ब्लॉक में चले जाइए, एक भी जिला में चले जाइए, क्या है स्थिति। एकदम आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं, एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एक वो सीओ और वीडियो किसी सुन ना कहीं कुछ थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबन से। इसके जिम्मेवार आप लोग हैं। नहीं, आप लोग ज्यादा हैं। ना हम भी हैं, हमने कहा लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले। तो आपने देखा, अब जरा आप जिस बात को लेकर विवाद हुआ, जरा सुनिए। नीतीश के मंत्री सामने आ गए, उनके नीरज सड़क पर उतर गए। वो बयान क्या है, तो पहले जरा वो बयान सुनिए। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया, सनसनी पैदा कर दिया। 10 लोग आपको खिलाफ में आपके बोल रहे हैं, और इससे महागठबंधन के लोगों को के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है। चंद्रशेखर उन्हीं मुद्दों को उठाया है जिन मुद्दों को समाजवादी उठाते रहे थे। गांधीवादी नहीं, लोहियावादी और अम्बेडकरवादी उठाते रहे। रामचरितमानस को लेकर, मनुस्मृति को लेकर। जरा इसका बयान सुनिए, एकदम आराम से सुनिए। कहीं से दूर दूर तक इन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो बीजेपी कह रही है या जिस तरीके से जदयू कह रही है, चंद्रशेखर का वो बयान है, जरा सुनिए। जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है। जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है,
अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। तो आपने सुना। अब इस बयान के बाद जदयू इतनी प्रतिक्रिया देनी क्यों शुरू कर दी? क्यों ललन सिंह तक मैदान में रहे? जरा इसको समझिए। तो पहले जरा बयान सुनिए। हम पूजा कर रहे हैं। हम तो अपने जो प्रणेता हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रति सम्मान व्यक्त करना हुआ। भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में भगवान राम का चित्र उकेरा रहता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो हे राम बोलते हैं। यह तो हमारे संस्कार का प्रतीक है कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले का सम्मान करती है। और यह क्या कर रहे हैं आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए। और जो लेकिन आप ही की नीरज का बयान सुनिए, ललन सिंह का भी बयान आप सुनिए। उसके बाद आप इस बयान को पहले समझिए। नीतीश कुमार के क्योंकि एक तरह करीबी लोग हैं, बयान किए। अशोक चौधरी का भी बयान आपने सुना। क्यों ये बयान दिया है? इस बयान के सहारे नीतीश अभी भी एक तीसरा स्पेस बिहार में बचा कर रखना चाहते हैं। हार्डलाइनर बीजेपी का जो सोच है, आरजेडी का जो सोच है, उसके इधर एक सोच हम बनाए रखें। इसके लिए इतना एग्रेशन में जदयू है कि हम तो सभी धर्मों की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज वो स्पेस बचा है बिहार में, क्योंकि आपकी जो मूल पूंजी थी गवर्नेंस वो खत्म हो चुका है। जो आपकी मूल पूंजी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसका कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हर चीजें बिकती है, लोग ब्लॉक थाना सब जगह परेशान है। शराब माफिया से गांव गांव में लोग तबाह और परेशान है। तो अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप बीजेपी के पास फिर से आप वापस हो जाए, या नहीं तो आप संघर्ष का रास्ता हो गए। आपको उस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा जिन सोच के सहारे आप सत्ता में बने हुए। वो सोच संघ का सोच है और बीजेपी की सोच है। और आप चाहते हैं कि किसी एक विचारधारा, क्योंकि इसमें कहीं विचारधारा नहीं है, आपकी विचारधाराएं गड़बड़ रहा है। आप चाहते हैं कि विचारधाराओं के साथ आपकी राजनीतिक निर्माण हो, तो आपको तय करना होगा। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, और दोनों के विचार है। तीसरे विचार की अब कोई गुंजाइश नहीं है। और अब आपके लिए खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो दो ही विकल्प है, या तो आप केंद्र में जाएं, मंत्री बने, या फिर बुनियादी सवालों पर आप चोट करें जिसका संरक्षण खुद आप 2005 से बने रहे। और वैसे भी इतिहास विचारधाराओं को याद करती है। लोग आते हैं चले जाते हैं, विचारधारा उसका जिंदा रहता है। और जब तक दुनिया रहेगी विचारधाराओं पर ही बहस हो। अब आपको तय करना है विचारधारा के साथ रहते हैं, या फिर आपकी जो राजनीतिक शैली रही है सुविधा भोगी और अवसरशाहियों के बीच बने रहने का वो उसको और